नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ। आपको बता दें कि महाशिवरात्रि की धूम है हर जगह पूरे देश में, और वहीं हरिद्वार में भी अब भक्तों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। यहां दशेश्वर महादेव मंदिर में सुबह 4 बजे से भक्तों की कतारें लगी हुई हैं। वहीं दूर दूर से पहुंच रहे भक्त कतारबद्ध होकर भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव का जलाभिषेक करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। दशेश्वर महादेव मंदिर का इतिहास काफी पुराना है। इस मंदिर को भगवान शिव की ससुराल भी कहा जाता है। सुरक्षा और व्यवस्था के मद्देनजर मंदिर परिसर में पुलिस के जवान भी तैनात किए गए हैं। महाशिवरात्रि पर भगवान के भक्त उत्साहित हैं और पूरा मंदिर बम बोले के जयकारों से गूंज रहा है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से भक्त कतारबद्ध हैं। आज महाशिवरात्रि के विशेष पर्व पर हर कोई महादेव के दर्शन करने को उत्सुक है। आपको बता दें कि हरिद्वार के शिवालयों में ये भक्तों की भीड़ उमड़ती हुई देखी जा रही है, और यहाँ दशेश्वर महादेव मंदिर में सुबह 4 बजे से कतारें लगी हुई हैं। वहीं महाशिवरात्रि को लेकर तैयारियां भी काफी धूमधाम से की गई थी और काफी जोरों शोरों पर ये तैयारियां की गई थी। सुरक्षा के इंतजामात भी हर जगह देखने को मिले। आज महाशिवरात्रि की धूम देश में हर जगह देखने को मिल रही है। वहीं देहरादून में भी भारी जनसैलाब देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि महाशिवरात्रि में सुबह से ही प्रदेश के तमाम मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। वहीं श्रद्धालु लाइन लगाकर अपनी बारी का इंतजार कर भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं। घंटे, घड़ियाल व शंख की ध्वनियों के बीच बाबा भोलेनाथ के जय घोष से मंदिर परिसर का माहौल भक्तिमय हो चुका है। धर्मनगरी हरिद्वार के कनखल स्थित दशेश्वर महादेव मंदिर और अन्य सभी शिवालयों में श्रद्धालु जलाभिषेक करने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है और दशेश्वर महादेव मंदिर और तमाम मंदिरों में सुबह से ही शिव भक्तों का जलाभिषेक में तांता लगा हुआ है। श्रद्धालु हरिद्वार हर की पैड़ी पर गंगा स्नान के बाद पूजा अर्चना व दान पुण्य भी करते हुए दिख रहे हैं। और महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर कांवड़ियों ने मोटेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक किया। काशीपुर के तमाम मंदिरों में भगवान शिव के जलाभिषेक व पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं का तांता सुबह से ही लगा हुआ है। वहीं महाशिवरात्रि के अवसर पर श्रद्धालु बेलपत्र, पुष्प व दूध आदि से भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं और साथ ही श्रद्धालुओं ने उपवास भी रखा है। तमाम शिवालयों में अखंड भजन कीर्तन का आयोजन किया जा रहा है। वहीं काशीपुर में शिवरात्रि पर्व पर 2 दिन का मेला भी आयोजित किया गया है। आगामी वर्ष 2027 में होने वाले अर्धकुंभ को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। आपको बता दें कि इसको लेकर खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा प्रयागराज कुंभ में हरिद्वार में होने जा रहे अर्धकुंभ को के भव्य और दिव्य रूप से मनाए जाने की घोषणा की है, जिसको लेकर हरिद्वार में गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे द्वारा जिले के अधिकारियों के साथ एक बैठक ली गई, जिसमें उन्होंने सभी विभागों की प्राइमरी तैयारियों के विषय में जानकारी ली। बैठक के बाद उन्होंने बताया कि जिस तरह से खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा आगामी अर्धकुंभ को भव्य रूप से कुंभ के रूप में मनाए जाने की घोषणा की जा चुकी है, उसी क्रम के अनुसार हरिद्वार जिले के अधिकारियों के साथ बैठक ली गई है, जिसमें कुंभ को भव्य रूप से मनाए जाने के लिए सभी विभागों को युद्ध स्तर की तैयारियों में जुट जाने के लिए बोला गया है। उन्होंने बताया कि बैठक में कई विचार सामने आए हैं और जिसमें कुंभ से पहले शहर के बाहर लगभग 15-15 किलोमीटर दूर 15-15 हजार वाहनों की पार्किंग बनाए जाने का प्रस्ताव रखा गया है, जहां से शटल सर्विस के माध्यम से हर 2 मिनट पर यात्रियों को शहर में लाया जाएगा, ताकि ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। काशीपुर से खटीमा तक कांवड़ियों का रैला निकला है और आपको बता दें कि एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने
खुद वहां के पंडालों में पहुंचकर उनका कुशल क्षेम जाना और कांवड़ियों की समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया। कांवड़ यात्रा की शुरुआत से ही एसएसपी द्वारा कांवड़ियों की हर संभव मदद की जा रही है और एसएसपी द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों को कांवड़ यात्रियों के लिए यातायात व्यवस्था, सुरक्षा और हर संभव सहायता के लिए किए जाने के निर्देश भी दिए गए हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं एसएसपी मणिकांत मिश्रा खुद कांवड़ियों से मिलते हुए और उनकी परेशानियों को सुनते हुए और मौके पर ही उनकी दिक्कतों का निस्तारण भी करते हुए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में आयोजित एक सम्मान समारोह में भाग लिया। आपको बता दें कि इस समारोह का आयोजन नगर पालिका अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी के नेतृत्व में किया गया था। मुख्यमंत्री धामी का कार्यकर्ताओं और स्थानीय जनता द्वारा भव्य स्वागत भी किया गया। मुख्यमंत्री धामी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि खटीमा नगर उनके गृह का क्षेत्र है और वह यहाँ की जनता को अपना मानते हैं। उन्होंने कहा कि नगर के विकास हेतु कई कार्य किए जाएंगे, जिनमें 100 एकड़ में एम्स हॉस्पिटल की सैटेलाइट शाखा का निर्माण और खुरूपिया फार्म क्षेत्र में औद्योगिक नगरी स्थापित करना शामिल होगा। उत्तराखंड में अगले कई दिनों तक अब मौसम मिजाज बदलेगा। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने पहले भी चेतावनी दी है। वहीं पीएम मोदी का दौरा भी प्रस्तावित है 27 फरवरी को और वो स्थगित हो चुका है। पीएम मोदी मां गंगोत्री के शीतकालीन प्रवास मुखमा में शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने के लिए पहुंच रहे थे। इसके अलावा उत्तरकाशी के हर्षिल क्षेत्र में ही उनका जनसभा का कार्यक्रम था, लेकिन 27 फरवरी को मौसम विभाग के अलर्ट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा स्थगित हो चुका है। राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजभवन में राज्य आपदा प्राधिकरण द्वारा बनाई गई कॉफी टेबल बुक श्री केदारनाथ जी क्षेत्र में आपदा प्रबंधन का एक और प्रयास का विमोचन किया है और यूएसडीएमए के डैशबोर्ड का लोकार्पण भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि उत्तराखंड राज्य प्राकृतिक आपदाओं के दृष्टिगत एक संवेदनशील राज्य है। भौगोलिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों के कारण यह भूस्खलन, बाढ़, बादल फटना, भूकंप जैसी आपदाओं से समय समय पर जूझता रहता है। इन आपदाओं से निपटना हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती रहती है। उन्होंने कहा कि 31 जुलाई 2024 को केदारनाथ क्षेत्र में आई आपदा एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आई थी। इन कठिन परिस्थिति में उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यूएसडीएमए ने सभी रेखीय विभागों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए त्वरित राहत एवं बचाव कार्य किए थे। आपको बता दें कि अब उत्तराखंड में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की बर्खास्तगी की मांग की जाने लगी है। उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी संगठन द्वारा उप जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को बर्खास्त करने के साथ ही यूसीसी 11 में संशोधन और मजबूत भू कानून लागू करने की मांग की गई है। उत्तराखंड राज्य निर्माण संगठन के संयोजक प्रदीप भंडारी ने कहा कि कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा पहाड़ी समाज के साथ की गई अभद्रता से पूरे प्रदेश में
आक्रोश है और नैतिकता के आधार पर उन्हें अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार आज कैबिनेट मंत्री को बचाने का प्रयास कर रही है, लेकिन उनके द्वारा प्रधानमंत्री को क्या बंद प्रेषित किया गया है और उन्हें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री इस पर ज़रूर कार्यवाही करेंगे और पहाड़ी समाज को प्रधानमंत्री न्याय दिलाएंगे। आपको बता दें कि वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बयान पर ये मामला सुर्खियों में पकड़ा था और अब उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी संगठन द्वारा उप जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की बर्खास्तगी की मांग की गई है। उसके साथ ही यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड में लिव इन रिलेशनशिप में संशोधन और मजबूत भू कानून लागू करने की मांग भी प्रधानमंत्री से की गई है। उत्तराखंड राज्य निर्माण संगठन के संयोजक प्रदीप भंडारी ने कहा कि कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा पहाड़ी समाज के साथ की गई अभद्रता से पूरे प्रदेश में आक्रोश है और नैतिकता के आधार पर उन्हें अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। विधानसभा सत्र के दौरान वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा उठाया गया पहाड़ियों पर मुद्दा तूल पकड़ रहा था। वहीं अब विपक्ष भी इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हमलावर होता हुआ दिख रहा है। आपको बता दें कि और आम जनता में भी इससे काफी रोष देखने को मिल रहा है। वहीं इस विषय पर भाजपा के वरिष्ठ विधायक विनोद चमोली का कहना है कि इस पर भरपूर चर्चा की जा चुकी है, मंत्री माफी मांग चुके हैं, तो वहीं पार्टी ने भी इस विषय का संज्ञान लिया है। इसलिए अब इस विषय को यहीं पर समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड में भू कानून जैसे तमाम बड़े मुद्दों को लेकर चर्चा चल रही है। उसमें किस तरीके की कमियां हैं या क्या उसमें और अच्छा किया जा सकता है, उस पर हमें फोकस करना चाहिए। बता दें कि उत्तराखंड में ऊर्जा विभाग जहां स्मार्ट मीटर लगाने की कवायद में जुटा हुआ है, वहीं इसको लेकर विगत कुछ दिनों में विपक्ष द्वारा विधानसभा में भी हंगामा देखने को मिला है। कई जगह आम जनता भी इसका विरोध कर रही है। वहीं इस विषय पर बीजेपी के वरिष्ठ विधायक विनोद चमोली का कहना है कि जब भी किसी नई चीज की शुरुआत होती है तो उसमें छोटी मोटी दिक्कतें तो आती हैं और उसका समाधान समय आने पर हो जाता है, लेकिन कई लोग जनता को गुमराह करने का काम भी करते हैं। जैसे कि स्मार्ट मीटर को लेकर भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं कि ये प्रीपेड है और नेटवर्क के चलते तमाम लोगों को इसमें दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। विनोद चमोली ने कहा कि ये प्रीपेड नहीं बल्कि पोस्टपेड है, इसके लिए किसी को भी इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। वहीं अगर किसी तरीके की दिक्कत आती भी है तो सरकार उनके साथ है, सभी चीज़ों का समाधान किया जाएगा। जिलाधिकारी सविन बंसल ने जिलाधिकारी कार्यालय देहरादून में जल विद्युत परियोजना के अंतर्गत लखवाड़ बांध परियोजना को लेकर बैठक की। बैठक में उन तमाम पहलुओं पर चर्चा की गई जो इस बांध परियोजना को पूरा करने में मील का पत्थर साबित हो सकते हैं। डीएम सविन बंसल ने व्यासी बांध परियोजना का हवाला देते हुए बताया कि इस परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण और मुआवजा राशि का वितरण परियोजना को समय सीमा के भीतर न पूरा होना एक प्रमुख कारण है। बागेश्वर में एक बार फिर डॉक्टरों की कार्यप्रणाली सामने आ गई है। एक गर्भवती स्त्री जो कि 2 माह की गर्भवती थी, उसकी उपचार के दौरान ही मौत हो चुकी है। इसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। हंगामे के बाद डीएम बागेश्वर आशीष भटगई ने जांच के आदेश दिए हैं। जांच के लिए डॉक्टरों की 3 सदस्यीय टीम को गठन किया गया है। मृतका के मायके और ससुराल पक्ष में आरोप प्रत्यारोप जारी है। वहीं ससुराल पक्ष पर मानसिक प्रताड़ना और घरेलू हिंसा का आरोप लगा है। बागेश्वर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत कैलखुरिया इलाके का पूरा मामला।
जहां देश में धीरे धीरे अब ठंड कम हो रही है और गर्मी बढ़ती जा रही है, वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में जंगल की आग को लेकर खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि हर साल देखा जाता है कि आग की वजह से कई सौ हेक्टेयर जमीन जल जाती है। इसी वजह से न सिर्फ संपदा को भारी नुकसान होता है, बल्कि जंगली जानवर भी आग से झुलस कर मर जाते हैं। वहीं इस साल फायर सीजन 15 फरवरी से ही शुरू हो चुका है और फायर सीजन को देखते हुए वन विभाग अपनी तैयारियों को और ज्यादा पुख्ता कर रहा है, ताकि पिछले साल की तुलना में इस साल कम से कम वन संपदा का नुकसान हो। वन विभाग इस साल फायर सीजन को लेकर क्या कुछ तैयारियां कर रहा है, साथ ही किस तरह से आने वाले दिनों के लिए खुद को तैयार कर रहा है, इसकी जानकारी अपर प्रमुख वन संरक्षक वनाग्नि एवं आपदा प्रबंधन उत्तराखंड निशांत वर्मा ने दी है। उन्होंने बताया कि वन विभाग में एक एमओयू साइन किया गया है। उस एमओयू के तहत हमें मौसम की सटीक जानकारी मिल सकेगी। गुजरात के कच्छ में आउटलुक मैगजीन द्वारा ऑर्गेनाइज किए गए इंडियन रिस्पॉन्सिव टूरिज्म समिट अवार्ड 2025 में उत्तराखंड मसूरी के जबरखेत नेचर रिजर्व को गोल्ड विनर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जिससे मसूरी के स्थानीय लोगों में काफी खुशी की लहर देखी जा रही है। मसूरी से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जबरखेत नेचर रिजर्व पर्यटकों की पहली पसंद बन चुका है और देश विदेश के पर्यटक यहां आकर रहते हैं और यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य के साथ ही हिमालय के दर्शन भी करते हैं। साथ ही यहाँ पर जंगली जानवर भी विचरण करते हुए देखते हैं, जिससे इसकी खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं। आपको बता दें कि मसूरी के साथ ही उत्तराखंड में प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर क्षेत्र है, जहाँ पर प्रकृति से बिना छेड़छाड़ किए पर्यटक स्थल बनाए जाते हैं, जिसके लिए सरकार का सहयोग भी चाहिए होता है। तेजम सूबेदार गोविंद वल्लभ जोशी का निधन ड्यूटी के दौरान ही हार्ट अटैक से हो गया है और मौत की खबर सुनते ही उनके गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। गोविंद वल्लभ जोशी अपने पीछे अपनी मां, अपनी पत्नी और एक बेटा और बेटी को छोड़ गए हैं। उनके परिवार के सदस्यों का इस समय रो रो कर बुरा हाल हो चुका है और उनका बेटा अग्निवीर का सिपाही है और कुमायूं स्कॉट धारचूला में तैनात है। गोविंद वल्लभ जोशी के निधन पर नाचनी बाजार के व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद रखी और उनके पार्थिव शरीर को नाचनी गांधी स्टेडियम में रखा गया, जहां अनेकों लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। तहसील श्रीनगर क्षेत्र में अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण की शिकायतों पर प्रभावी कार्यवाही के लिए जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान के निर्देशानुसार तहसील प्रशासन श्रीनगर एवं जिला खान अधिकारी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया है। जिला खान अधिकारी राहुल नेगी ने बताया कि गठित टीम द्वारा विभागीय कर्मचारियों के साथ कई स्थलों पर अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण को लेकर सघन निरीक्षण एवं कार्यवाही की गई है। जिला खान अधिकारी ने बताया कि पट्टा धारक राजेंद्र सिंह बिष्ट के पक्ष में स्वीकृत 2 हेक्टेयर चुगान लॉट में स्वीकृत क्षेत्र से बाहर खनन किया जाना पाया गया है। इस पर संबंधित पट्टा धारक की खनन पोर्टल आईडी को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है और इसके साथ ही अग्रिम आदेशों तक खनन कार्य को स्थगित करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।
हरिद्वार के रानीपुर क्षेत्र में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच एक मुठभेड़ हो गई है। आपको बता दें कि मुठभेड़ के दौरान बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर पर गोली लगी है और वो घायल हो चुका है, जिससे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस के जिलाधिकारी भी अस्पताल पहुंचे और मामले की जानकारी ली। मुठभेड़ में घायल बदमाश का नाम साबिर बताया जा रहा है और वो पुलिस कर्मियों पर हमले का आरोपी था, जिस पर 50,000 का इनाम घोषित था। हरिद्वार एसएसपी प्रेमेंद्र डोभाल ने बताया कि देर रात रानीपुर पुलिस चेकिंग कर रही थी, तभी स्कूटी सवार बदमाश साबिर को रोकने का प्रयास कर रहे थे तो उसने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी और जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। हल्द्वानी में जहां नेशनल गेम्स को देखते हुए खिलाड़ियों में उत्साह देखने को मिला है, वहीं पर अब इसी के चलते हल्द्वानी मिनी स्टेडियम में कुमाऊं प्रीमियम लीग का आयोजन किया जा रहा है। हल्द्वानी फुटबॉल क्लब के पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता आयोजित करते हुए बताया कि आगामी 16 मार्च से 23 मार्च तक मिनी स्टेडियम में कुमाऊं प्रीमियर लीग का आयोजन किया जाएगा। इस फुटबॉल प्रतियोगिता में राज्य भर के खिलाड़ी ट्रायल देने के लिए 1 और 2 मार्च को हल्द्वानी मिनी स्टेडियम पहुंचेंगे, जिसमें 120 खिलाड़ियों को चयनित कर 6 टीमों में बांटा जाएगा। कुमाऊं से सभी 6 जिलों के नाम पर एक एक टीम बनाई जाएगी। फुटबॉल के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए विनर टीम को 2 लाख और रनर टीम को 1 लाख का पुरस्कार दिया जाएगा। 16 मार्च से 23 मार्च तक आयोजित होने वाली फुटबॉल प्रतियोगिता में राज्य भर के बेहतरीन फुटबॉलर खिलाड़ी प्रतिभा करेंगे और आयोजकों का कहना है कि राज्य में नेशनल गेम्स के बाद खेलों को लेकर उत्साह का माहौल है और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन के लिए ही आयोजन द्वारा इस प्रीमियर लीग का आयोजन किया जा रहा है। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।